नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम लोगों ने क्या कर लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन हम लोगों ने देख लिए थे। और वो क्लास आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में क्या, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो मुस्लिम आक्रमण देखे थे, वो किस किस के देखे थे, वो चीज हम लोग अभी हाल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण देखा था मोहम्मद बिन कासिम का। इसका मोहम्मद बिन कासिम का। और उसके बाद फिर देखा था दूसरा गजनी का। ठीक है, गजनी के बाद फिर देखा था गौरी का। और गौरी के बाद आज देखते हैं मुगलों का। और मुगलों में भी किसका देखेंगे, बाबर का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों को यही मुगल साम्राज्य जो है पढ़ना है। चौथा आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं भारत पे आज तक, और जो चौथा आक्रमण हुआ था उसमें मुगलों का, वो आक्रमण आज हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्रोत की, कि भैया इसके बारे में हमें पता कहाँ से लगेगा, है ना। तो पता कहाँ से लगेगा ये देख लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत से पता लगता है हमें। देखिए, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले बाबर ने ही अपनी लिखी थी तुजो के बाबरी। और तुजो के बाबरी जो थी, उसकी वो आत्मकथा थी, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक। अब इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें। इसमें है ना, 7 राज्यों की जिक्र किया गया था। 2 हिंदू राज्य थे और जो 5 राज्य थे वो मुस्लिम राज्य थे। 2 हिंदू कौन कौन से राज्य थे, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, विजयनगर। ठीक है, तो वो विजयनगर। और जो राणा सांगा को अभी हराएगा मेवाड़ में, वो मेवाड़ का भी वहां पर जो है जिक्र था। तो 2 तो होगा हिंदू राज्य। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कितने हिंदू राज्यों का जिक्र किया गया है तुजो के बाबरी में। तो 2 राज्यों का, कौन कौन से, विजयनगर जो कल पढ़ा था, और आज जो पढ़ेंगे अभी मेवाड़। तो मेवाड़ और विजयनगर का। ठीक है। और 5 मुस्लिम का किया गया है। तो 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे। सबसे पहले तो दिल्ली ही था। फिर उसके बाद क्या था, मालवा। फिर उसके बाद क्या था, गुजरात। ठीक है, ये हो गए। और फिर 2 बीबी थे। बीबी मतलब एक बंगाल और एक बहमनी, कल पढ़ा था ना बहमनी। तो ये पांचों थे, कौन कौन से, दिल्ली। एक में तो दिल्ली, जो मुगल आएंगे तो दिल्ली में ही आएंगे। और गौरी यहाँ पर बैठा हुआ है तो दिल्ली हो गया। एक हो गया मालवा, और एक हो गया आपका गुजरात। और फिर बहमनी और विजयनगर, सॉरी, बहमनी और बंगाल। ठीक, ये याद रहेंगे पांचों राज्य। 5 राज्य हो गए मुस्लिम वाले और 2 हो गए हिंदू वाले। चलिए आगे देखते हैं, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो थी, ये हुमायूं की सिस्टर थी, और इसने हुमायूंनामा लिखी थी फारसी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इससे भी हमें पता लगता है कि हुमायूं के बारे में पता लग जाता है। अब अबुल फजल ने जो लिखी थी आईने ए अकबरी और अकबरनामा, इससे हमें अकबर के बारे में पता चलेगा। ठीक है। और जहांगीर ने कौन सी लिखी थी, तुझो के जहांगीरी, ये इसकी आत्मकथा है। इससे पता चल जाएगा हमें जहांगीर के बारे में। और इनायत खान ने लिखी थी शाहजहांनामा। तो इससे जहांगीर का जो जहांगीर के बाद जो उसका पुत्र आया था शाहजहां, उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है। और फिर अब्दुल हमीद, और अब्दुल हमीद ने लिखी थी पादशाहनामा। और एक और पूछी जाती है आपसे, अब्बास खां शेरवानी। तो इसने लिखी थी शेर शाह सूरी के बारे में, जो तारीख शेर शाही आएगी ना, उसके बारे में। तो इनसे पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए, हुमायूं के बाद जो शेरशाह सूरी आया उसके बारे में भी तो हमें पता लगना चाहिए। कहाँ से पता लगा, तो अब्बास खान शेरवानी की एक जो रचना थी तारीख शेरशाही, उससे पता चला है। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी बात आती है किससे, विदेशी विवरण से भी पता लगेगा और स्मारक से भी पता लगेगा। तो विदेशी विवरण से क्या पता लगता है, किसके दरबार में कौन आया और किसने किसका जिक्र किया। देखिए, विलियम हॉकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर के दरबार में आया था। और ये कब तक रहा था यहाँ पर, 1608 से 13 तक। ठीक है, विलियम हॉकिंग्स। फिर आया था सर थॉमस रो, 1616 से 19 तक रहा यहाँ पर, और ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। 3 लोग आए थे जहांगीर के दरबार में। तीसरा आया था फ्रांसिस्को, ये डच डॉक्टर था, और ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो कौन कौन आए थे, एक आया था विलियम हॉकिंग्स, एक सर थॉमस रो, और एक फ्रांसिस्को। ये तीनों के नाम याद रखना, ये तीनों जहांगीर के बाद टाइम पीरियड में आए हैं। ठीक है, भारत। दूसरी बात करते हैं कि शाहजहां के दरबार में कौन कौन आया था। तो शाहजहां के दरबार में एक तो आया था वर्नियर, जो कि फ्रेंच डॉक्टर था, और एक आया था ट्रेवेनियर, जो कि फ्रेंच जौहरी था, और एक आया था मनुची। मनुची के बारे में तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इन दोनों के बारे में भी पूछा जाए उससे पहले हम लोग याद कर लेंगे कि शाहजहां के टाइम पे कौन कौन तीनों आए थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर स्मारक की बात। तो स्मारक से क्या क्या मिलता है हमें। तो देखिए, स्मारक है बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। ठीक है, हुमायूं का कहाँ पर है, दिल्ली में। गए भी होगे आप लोग हुमायूं के मकबरा, तो बहुत बड़ा मकबरा बना हुआ है। और अकबर का कहाँ है, सिकंदरा, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ भी गए होंगे आप लोग। और जहांगीर का लाहौर में, यहाँ आप लोग नहीं गए होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में है ना। और शाहजहां का आगरा में, यहाँ भी गए होंगे। तो ये करता है। और जो भी इनकी स्थापत्य कला आई है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे स्थापत्य कला, मतलब जिसको पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बाबर को पढ़ेंगे तो उसकी स्थापत्य कला, हुमायूं को पढ़ेंगे तो उसकी स्थापत्य कला, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं फिर साम्राज्य। अब हमें मुगल साम्राज्य कैसे देखना है।
तो मुगल साम्राज्य को हम लोग दो पार्टों में देखेंगे, एक तो देखेंगे मुगल काल और एक देखेंगे उत्तर मुगल काल, ठीक है। तो मुगल काल वाले तो हमें याद ही रहते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। यहाँ तक सबको याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा बन रहे हैं वो उत्तर मुगल काल से बन रहे हैं, और वो भी किस किस हिसाब से बन रहे हैं, इनसे सिक्वेंस पूछा जाता है कि सिक्वेंस से लगाइए लाइन पे कौन आए, या फिर इनकी उपाधि किसको कौन सी, जैसे लंपट, मूर्ख, किसको साये, बेखबर, इस टाइप की उपाधियां। तो ये हम सब देखेंगे, उत्तर मुगल काल में कितने आए ये भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इनमें से, ठीक है, मुगल काल में कौन कौन से आए इनको देख के, और फिर उत्तर मुगल काल तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। चलिए तो आज के लिए समझते हैं सबसे पहले बाबर को, ठीक। कल हम लोगों ने देखा था लोधी का अंत हो गया था और बाबर की एंट्री हो गई थी, तो बाबर के बारे में आज जान लेते हैं कि बाबर क्या था, कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो देख लीजिए, ये तो है हमारा, मान लीजिए भारत वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे ये बाबर बाबर आए हैं, ठीक। यही वाला है ना, नॉर्थ वाला ये दिल्ली हो गया मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समझिए कहानी क्या है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी, हमारे एक पीएम की मृत्यु हुई थी, किनकी, लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। तो जो उज्बेकिस्तान था, उज्बेकिस्तान में एक जगह थी फरगना, फरगना में इसका जन्म हुआ था, फरगना में। और फरगना का ये जो है, फरगना इसको मिला था अपनी पूर्वजों से, तो फरगना का ये बन गया था वहां पे सुल्तान, ठीक है। और फरगना से फिर ये काबुल को जीतना चाहता था, काबुल जो आज है ना अफगानिस्तान की कैपिटल जो है काबुल। और काबुल बड़ी सुंदर जगह है, काबुल जो है ना पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन अब वो बात एक अलग है कि पहले वहां पे मार्केट चलती रही, उसके बाद अभी तालिबानी है, तो इस टाइप से वो उतना सुंदर जगह को भी, मतलब लोग उतना टूरिस्ट प्लेस में नहीं घूम पाते हैं, लेकिन काबुल जो जगह है वो बहुत शानदार है, ठीक। तो फिर इसने काबुल पे अपना जो है धावा बोला, काबुल जीता तो यहाँ पे चला गया इसका, फरगना चला गया। फिर इसने कहाँ पे गया, बुखारा को जीता इसने, तो बुखारा जीता तो काबुल चला गया, है ना। और फिर इसके बाद खुरासान, समरकंद ये जीते, तो जो जीतता जाता था पीछे वाला चला जाता था। तो फिर इसने जीता खुरासान, तो खुरासान जीता तो यहाँ पे इसका बुखारा चला गया। और जैसे ही समरकंद जीता तो ये इसका खुरासान चला गया, इस टाइप से इसके। तो ये परेशान था, मतलब उलझा हुआ था वहीं पर, जो मध्य एशिया वाला एरिया है वहीं पर उलझा हुआ था, वहीं पे घूम रहा था बराबर। और एक जीतता था दूसरा हाथ से निकल जाता था। तो इसी समय पर न्योता जाता है इसको यहाँ से दौलत खां लोधी का। दौलत खां लोधी बैठा हुआ है पंजाब में, ठीक है। और दौलत खां लोधी इसको क्या करता है, बुलाता है दौलत खां लोधी। और इसमें राणा सांगा की कहीं ना कहीं चाल थी, राणा सांगा भी था और एक आलम खां भी था। और नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको चंदेरी में मैदनी बैठा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। देखिए क्या है, दिल्ली में या मान लीजिए आगरा में, उस समय के आगरा में थी ना, तो आगरा में कौन बैठा हुआ है, आगरा में बैठा हुआ है यहाँ पर लोधी, ठीक है। कौन, इब्राहिम लोधी, ठीक। और ऊपर आपका बैठा हुआ है यहाँ पर पंजाब में उसका चाचा है दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी, ठीक। और यहाँ पर बैठा हुआ है जो मेवाड़ वाला एरिया एरिया है, वहां पर राणा सांगा, ठीक। और यहीं पर है आगरा के बगल में ही ग्वालियर, और ग्वालियर से नीचे आप जब जाओगे आप, तो वहां पे मिलेगा आपका चंदेरी। चंदेरी में कौन बैठा हुआ है इस समय, चंदेरी में बैठा हुआ है इस समय मैदनी राय, ठीक है। तो मैदनी राय, ये चीज आपने समझ ली। बहुत ज्यादा उलझ तो नहीं है, इसको मिटा के फिर से बनाते हैं, ठीक है। मिटा के दोबारा से बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये मान लीजिए हो गया मैप, ठीक। ये हो गया दिल्ली और ये हो गया आगरा। आगरा में कौन बैठा है, लोधी, हाँ। और यहाँ पे हो गया मेवाड़, मेवाड़ में कौन बैठा है, राणा सांगा। और यहाँ हो गया मैदनी राय का चंदेरी, तो मैदनी राय। और दौलत खां कहाँ बैठा है, पंजाब में दौलत खां, ठीक। अब याद रहेगा। चलिए, तो क्या होता है इससे पहले, अब इसके बारे में देख लेते हैं। बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ, फरगना में हुआ, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पे इसने विजय की, लेकिन बचा किसी को भी नहीं पाया था, ठीक है, विजय सब पे की। और भारत में मतलब जो ये संदेश गया था, उसको बुलावा गया था, उससे पहले भी इसके आक्रमण हो चुके थे। तो उन आक्रमणों से या तो सिक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कब कौन सा आक्रमण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला आक्रमण इसका हुआ था 1519 में बाजौर में, और वो भी यूसुफ जाई जाती थी उसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। फिर सेकंड इसका जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था पेशावर में। तो पेशावर तो पहले पाकिस्तान में ही आता था और पाकिस्तान तो इंडिया में ही था, तो पेशावर में होता है। फिर तीसरा होता है इसका आक्रमण 1520 में सियालकोट में, ठीक है, सियालकोट। और उसके बाद फोर्थ होता है, पंजाब के अधिकांश भाग जीत लेता है ये, जो कि पाकिस्तान में थे, हैं इस साइड वाले अभी बचे हुए हैं। और जो इंडिया वाला जो पंजाब था उसी में दौलत खां बैठा हुआ था, है ना। तो उस साइड वाला पाकिस्तान वाला जो है, ये वाला एरिया ये पहले ही जीत जीत लिया जाता है, लेकिन दौलत खां फिर वापस चला जाता है। उसके बाद फिर जाता है दौलत खां को आमंत्रण, और आमंत्रण कौन देता है, दौलत खां, ठीक है।
दौलत खां देता है और राणा सांगा भी इसमें मिला हुआ होता है। राणा सांगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये जो इब्राहिम लोदी था यहाँ पे बैठा हुआ है आगरा में, इब्राहिम लोदी से सब जलते थे। दौलत खां इसलिए जलता था क्योंकि ये इसका चाचा था, तो चाचा सोचता था कि मैं बैठा था, है ना, पदवी पे, लेकिन भतीजा बैठ गया। और राणा सांगा के ये बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ है, तो राणा सांगा भी जो राजपूत था, ये इसका भी वो मतलब विरोधी था। इससे पहले इसका एक युद्ध भी हो चुका है, ठीक। और मेदिनी राय जो था वो राणा सांगा का मित्र था, तो मित्र मित्र दोनों इसके दुश्मन हो गए, ठीक। ये कहानी चल रही है। तो यहाँ पे दौलत खां जो लोधी होता है, ये जो पंजाब में बैठा है, ये संदेश भेजता है बाबर को, ठीक है, कि भाई साहब आइए और आगरा में आकर हमारे जो ये जो इब्राहिम लोदी है, इसको हरा दीजिए, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये आएगा, हराएगा और फिर उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। अब बाबर तो क्या है, वैसे ही भटक रहा था यहाँ पे, है ना, बाबर भटक ही रहा था, तो वो तुरंत आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। और लोदी को अभी कुछ पता नहीं, इब्राहिम लोदी को पता नहीं चलेगा, और ये तराइन में आके बैठ जाएगा। तराइन तराइन का युद्ध होगा अब इन दोनों के बीच, ठीक है। जब तराइन में आ जाएगा तब पता लगेगा लोदी को कि अरे बाबर आ गया। तो बाबर तो लोदी पूछेगा किससे, यहाँ पे दौलत खां लोदी से पूछेगा, जो कि उसका पंजाब का जो सूबेदार था वो, है ना, सूबेदार नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं पंजाब का प्रमुख ही था वो। तो पंजाब के प्रमुख से पूछता है कि अरे पता ही नहीं लगा ये कब आ गया। तो वो कहता है कि अरे मुझे भी पता नहीं लगा। तो फिर होगा इनका तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा यहाँ पे। और पानीपत के प्रथम युद्ध में देखिए अभी भी इसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे। तो ये जो दौलत खां है, जिसने बाबर को बुलाया है, दौलत खां को ये सेनापति बना देता है अपनी सेना का, है ना। और और किसको बनाता है, राणा सांगा का तो इसके लेना देना नहीं है। राणा सांगा तो पीछे से सपोर्ट कर रहा था किसको, बाबर को। बताइए, अपने ही देश में सब सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को, अपने देश के इंसान को नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर क्या होता है यहाँ पे, पानीपत का युद्ध होता है। और पानीपत के युद्ध में आप ये समझ लीजिए कि हार तो निश्चित हो ही गई, जब दौलत खान लोधी बाबर से मिला हुआ है यहाँ पे, और बाबर से मिले होने के बावजूद भी उसको सेनापति बना दिया गया। अब सेनापति भी उसका बन गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबर की सपोर्ट में है जो। तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी की जो है हार निश्चित हो गई थी पहले ही। और सुबह से युद्ध स्टार्ट होता है और रात तक युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या, कौन सी नीति का यूज होता है, तुगलका नीति है, जो तुगलमा नीति, तुगलमा नीति का यूज करता है कौन, बाबर। ऐसे ही सेना लगाता है वो, मान लीजिए ये हो गया युद्ध, ये इस टाइप की सेना लगाता है, ठीक है। ये उसकी सेना लग गई पूरी तरीके से, ठीक। और यहाँ से लोधी की सेना आएगी सीधी, है ना, बिल्कुल ऐसे खड़े में सीधी लाता था ये। तो ये जैसे ही लाएगा और इस टाइप से ये लोग फिर पीछे होते चले जाते थे, तो ये ऐसे कर लेते थे, ठीक। पीछे हो गए और जैसे ही सेना सामने आती थी तो फिर तुरंत ऐसे हो जाते थे। और यहाँ पे लगाए रखे थे ये लोग तोप, ठीक है, और तोप से यहाँ मारते थे, तो बीच में यहाँ से घेर के मार देते थे। इस टाइप से ये तुगलमा जो नीति थी उससे इनने हरा दिया इसको। और इसमें क्या होता था, जैसे ही मान लीजिए गोले जो बारूद स्टार्ट होती थी, चलती थी, तो इसमें जो घोड़े वोड़े होते थे पहले से ट्रेंड तो होते थे नहीं, तो ट्रेंड नहीं होते थे, तो वो क्या होते थे, भागने लगते थे उल्टी सीधी दिशाओं में, है ना। तो सेना वैसे ही आधी इधर उधर हो गई। अब दूसरी बात क्या होती है कि तो घोड़े इधर उधर भागने लगते थे, उससे क्या होता था कि युद्ध वैसे ही आधा हार जाता था इंसान, क्योंकि सेना कहीं और को डायरेक्शन कर रही है घोड़े को, और घोड़ा पीछे की ओर भाग रहा है या मान लीजिए इधर उधर भाग रहा है, तो इसमें दिक्कत हो जाती थी। तोप के जो आवाज थी, तोप के गोलों ने तो नुकसान किया ही, लेकिन जो आवाज थी उससे भी हाथी और घोड़ों पे दोनों पे असर पड़ा। अब देखिए मान लीजिए कि जो युद्ध का घोड़ा होता है, तो जो ये थे इसके बाबर के जो घोड़े और हाथी थे, वो तो पहले से ट्रेंड थे। क्यों थे क्योंकि भाई वो तो हमेशा युद्ध ही तो लड़ते हुए आ रहा है, बराबर तो युद्ध लड़ ही रहा है और तोप का यूज करता था, तो वो सब आदी हो गए थे। लेकिन जो लोधी वंश के जो घोड़े थे वो तो ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई भारत का घोड़ा है या भारत में जो घोड़ी नचाई जाती है, उसको सीधा सीधा ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट किसी युद्ध के घोड़े को सीधा भारत में ले आएंगे, तो वो तो भाग जाएगा इधर उधर, आवाज से ही उसको परेशानी हो जाएगी, डीजे बजा दिया उसके कानों पे, है ना। उसके सामने क्या किया जाता है, किसी घोड़े को पहले ही बांध के उसके सामने नगाड़ा बजाया जाता है कि उसका वो आदी हो जाए, फिर धीरे धीरे उसको बारात में उतारा जाता है। इसी तरीके से इन घोड़ों को भी दिक्कत हुई, तो यहाँ पर ये इसकी हार हो गई इब्राहिम लोदी की, ठीक है। तो ये एक सिक्वेंस देख लीजिए, पहले तो सिक्वेंस देख लेंगे, फिर जब हम चर्चा करते चलेंगे और बताते चलेंगे सिक्वेंस क्या रहेगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है, जिसमें बाबर, इन चारों में एक कॉमन चीज है, बाबर ही जीतेगा हर किसी में, ठीक है। और फिर हुआ 1527 में, नेक्स्ट ईयर ही, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध होगा बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। फिर हुआ 1529 में घाघरा का युद्ध और अफगान और बाबर के बीच, जिनमें सब में बाबर की ही विजय होगी, ठीक है।
तो इसी में फिर क्या होगा, 1530 में मृत्यु हो जाएगी किसकी, बाबर की। यहाँ पर बाबर की मृत्यु कब हो जाएगी, 1530 में। यही युद्ध लड़ते लड़ते बाबर भी चल बसेगा। लेकिन ये है कि मुस्लिम जो मुगल वंश आ गया, उसकी नींव यहाँ पे बहुत मजबूत कर गया वो, क्योंकि लगातार 4 बड़े बड़े राजाओं को हरा गया, है ना। अब देखिए, हम लोग कैसे याद रखेंगे, सिक्वेंस पूछा जाए या फिर सिक्वेंस याद हो जाएगा तो हमें सन याद आ जाएंगे। 1526 से डायरेक्ट स्टार्टिंग करनी है और 1530 तक लगातार ट्रिक बना देते हैं एक। देखिए, मान लीजिए जो क्या है, पी के, इसकी ट्रिक रख लीजिए याद, पी के सी जी एल। ठीक है, पी के सी जी एल। मान लीजिए बाबर को सी जी एल निकालना है, तो वो कैसे निकालेगा, पी के सी जी एल। कैसे, अब देखिए कैसी ट्रिक करेगी। पी से क्या हो गया, पानीपत, ठीक, पानीपत का युद्ध हो गया। के से क्या हो गया, खानवा का युद्ध। और सी से क्या हो गया, चंदेरी का युद्ध, ठीक। और जी से क्या हो गया यहाँ पर, घाघरा का युद्ध। और एल से क्या हो जाएगा, वो लोक सुधार गया, है ना, कहते नहीं है, अब वो लोक सुधार गया। तो मृत्यु हो गई यहाँ पर 1530 में। यहाँ पे सन तो याद हो ही जाएंगे, एक ही याद रखना बस, पानीपत का युद्ध याद रख लेना 26 में। उसके बाद सिक्वेंस लगाते जाना, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और क्या है, पी के सी जी एल, सी जी एल का पेपर होता है ना, तो बाबर कैसे निकालेगा, वो पी के सी जी एल का पेपर निकाल दिया उसने, सबको हरा दिया, है ना। तो और फिर राजा तो याद रहेंगी आपको, है ना। यहाँ पे कौन था, इब्राहिम लोदी। और खानवा के युद्ध में कौन रहेगा, राणा सांगा। और जो चंदेरी का युद्ध है वहां पे मैदनी राय रहेगा। और जो घाघरा का युद्ध होगा वो अफगान के कई सरदार रहेंगे उसमें एक साथ, और एक साथ बाबर उनको हरा देगा, ठीक है। ये सब हो गया होगा आज। अब एक एक से बात करते हैं। पानीपत के युद्ध की बात चल रही थी, तो पानीपत के युद्ध में जो पहला युद्ध हुआ है, उसमें सेना जो थी वो उज्बेकिस्तान की एक नीति थी, तुगलमा नीति, इस पर कार्य कर रही थी, ठीक है, तुगलमा नीति पर। और तोप की एक नीति उस्मानिया से ली गई थी, रूमी नीति। तो ये पूछ लिए जाते हैं दोनों नीतियां। तो दोनों नीतियां यूज करना, जो सेना थी वो तुगलमा नीति पर काम कर रही थी, और जो तोप थी वो रूमी नीति पर काम कर रही थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका पीवाईक्यू में कि तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय, तो उस्ताद अली कुली। देखिए, जो तोप रहेगी वो कितनी भारी रहती है, तो उसको कौन उठा सकता है, कुली ही उठा सकता है ना। तो अली कुली, अली कुली, अली कुली याद रख लेना ऐसे। जो तोप का नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, कुली, क्योंकि तोप बहुत भारी होती है तो उसको कुली उठा सकता है। चलिए, ये हो गया। फिर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़े से पेज आगे पीछे हुए हैं, तो आगे से पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ, खानवा के युद्ध में क्या हुआ, खानवा के युद्ध में इसने जिहाद की घोषणा की। ये क्या थी, देखिए इसको पता था कि जो जो पानीपत का युद्ध हुआ है वो तो एकदम आराम से हो गया है, क्योंकि वो आया वहां से, उसका साथ मिल गया दौलत खां लोधी का, और यहाँ से राणा सांगा का। तो वो अचानक से जीत गया और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। लेकिन जो खानवा का युद्ध हो रहा था, तो वो भी अपने आप में एक पावरफुल राजा से हो रहा था, जो कि राणा सांगा था। और राजपूतों में वो सबसे पावरफुल राजा था मेवाड़ का, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में एक एक जिहाद की घोषणा करता है, और जिहाद में ये क्या कहता है, सैनिकों को मोटिवेट करता है, और कहता है कि यदि मैं इस युद्ध में हार जाता हूं, तो मुझे मेरी जो सिर है ना, सिर धड़ से अलग कर देना, और उसको फिर ले जाना आप लोग कहाँ पर, फरगना में, ठीक है। तो ये बात कर देता है, तो जोश दिला देता है ये अपनी सेना को पहले ही से, क्योंकि इसे पता था, क्योंकि अब बहुत तगड़ा युद्ध होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही वो राणा सांगा को हरा देता है, कहाँ के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, तो विजय के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि खानवा के युद्ध में किस चीज की उसने घोषणा की थी अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, तो जिहाद शब्द की घोषणा की थी। और विजय के बाद कौन सी उपाधि ली थी, तो गाजी की उपाधि लेती थी। गाजी का मतलब होता है सब पर विजय पाने वाला, ठीक है। तो गाजी की उपाधि ली थी। और इसका सेना नायक कौन था इस समय, मीर वाकी था, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सेना नायक था ये इसका, मीर बाकी। तो पूछ लिया जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मीर बाकी ने। वैसे ये पता ही होगा, इतना बड़ा मुद्दा होता है। फिर तुझे के बाबरी की आत्मकथा इसी ने लिखी थी, जिसमें 2 हिंदू और 5 मुस्लिम राजाओं की बात की गई थी, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख ली है। हिंदू कौन कौन से थे, विजयनगर और यही खान जो मेवाड़ है, जो राणा सांगा वाला, तो विजयनगर और मेवाड़ एमबी, ठीक है। और जो 5 मुस्लिम थे, तो वो थे दिल्ली, मालवा, गुजरात, और कौन से, बीबी मतलब बंगाल और बहमनी, ठीक। फिर आगरा में एक इसने ज्यामितीय विधि से आराम बाग का बनवाया था। आराम बाग बहुत ही सुंदर इसका आकृति बनी हुई है। आप लोग आराम बाग गए होंगे, तो वो अष्टकोणीय आधार में बनी हुई है, ठीक है। तो ज्यामितीय विधि से वो बनाए आराम बाग, ठीक। तो इसने ही करवाया था। और हुमायूं को अपना उत्तराधिकार इसने घोषित कर दिया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो आप हुमायूं को देख लेते हैं। हुमायूं कब आया, 1530 से 1556 ईस्वी तक रहेगा ये, ठीक है। लेकिन बीच में 5 साल के लिए कौन आ जाएगा, इसको भगा के शेरशाह सूरी आएगा। और शेरशाह सूरी आएगा 1540 से 1545 तक, ठीक है। तो हुमायूं पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग शेरशाह सूरी को, क्योंकि हुमायूं जो है वो पूरा शेरशाह सूरी के इर्द गिर्द ही चलेगा। चलिए,
तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ हुमायूं का, वो हुआ काबुल में, क्योंकि काबुल उस समय जीत रखा था किसने, बाबर ने, और वहीं पर हुआ था हुमायूं का जन्म। अब इसके जो और मतलब भाई थे उनकी ट्रिक एक याद कर लीजिए भाइयों की, कि कहाँ ए हुमायूं, ऐसे नहीं कहते कहाँ ए हुमायूं, तो ऐसे बोलते ना, तो हो गया का से क्या हो जाएगा कामरान, हाँ से हो जाएगा हिंदाल, और ए से हो जाएगा अस्करी। और हुमायूं इनमें अपना जो राजपाट होता है या फिर जो साम्राज्य होता है उसका डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है, तीनों भाइयों के बीच। और इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी थी, वो यही गुलबदन बेगम है, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए भाई अब कहानी समझते हैं हुमायूं की क्या कहानी रही, फिर उसके बाद वन बाई वन उसकी चीजें को देख लेंगे। चलिए अब देखिए हुमायूं कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए बाबर ने क्या जीता था, आगरा जीत लिया, वो दिल्ली, लेकिन हुमायूं कहाँ बैठा है, दिल्ली में, ठीक। अब दिल्ली में जब बैठा है तो यहाँ देखिए ये बैठे हुए हैं कौन, अभी अफगान तो खत्म हुए नहीं थे, अफगान तो बच गए थे ना, कुछ कुछ अफगान तो बच ही गए थे, क्योंकि जो बाबर था वो उससे युद्ध में हारे थे, लेकिन बाबर ने खत्म थोड़ी ना किया था अफगान को, तो एक तो ये इसके लिए सरदर्दी बन गए थे अफगान, ठीक है। और दूसरा ये बहादुर शाह, बहादुर शाह बैठा हुआ है गुजरात में, ये दोनों ही थोड़े इससे मजबूत थे उस समय के, ठीक है। और यहाँ पे जो मेवाड़ वाला इलाका है ये मेवाड़ है, और ये है आपका मालवा वाला एरिया, जहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे कालिंजर, है ना, अभी कालिंजर की घटना आगे आएगी तो उसकी बात कर लेंगे हम लोग। तो कालिंजर में अभी कौन बैठा हुआ है, प्रताप रुद्र, और यहाँ पर बैठा हुआ है बहादुर शाह गुजरात में। तो ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हुमायूं का जो आक्रमण रहा वो कहाँ पे रहा, तो सबसे पहला रहा है कालिंजर में। और किसके विरुद्ध रहा था वो, प्रताप रुद्रदेव के, क्योंकि ये सबसे नजदीक था कालिंजर, ठीक है। तो सबसे पहले उसका पूछा जाता है कि इसका सबसे पहला जो वो रहा है, तो कालिंजर पर आक्रमण रहा है 1531 में, पहला आक्रमण इसको कहा गया है, और ये असफल रहा था, ठीक है। असफल क्यों रहा था, क्योंकि इसको बीच में भागना पड़ा था। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी कि और क्या हुआ फिर यहाँ पर, ठीक है। तो और क्या हुआ, हुमायूं और शेरशाह के युद्ध देख लेते हैं अब। हुमायूं और शेरशाह के युद्ध स्टार्ट होंगे यहाँ से 31 के बाद ही। तो सबसे पहला युद्ध हुआ है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध हुआ कब, 1531 में, क्योंकि 1531 में कालिंजर का हुआ था, लेकिन कालिंजर में वो छोड़कर भाग आया था हुमायूं कि अरे क्या ही इसको जीतना है। और कहाँ आ गया था, दोहरिया के युद्ध में। दोहरिया का युद्ध क्या हुआ, जो अफगान बचे हुए थे उनसे और हुमायूं के बीच हुआ। तो इसमें कौन हुए, अफगान हार गए, जो देखिए ये तीर लगा हुआ है ये हारने का तीर है। तो अफगान इसमें हार गए थे और हुमायूं इसमें जीत गया था। लेकिन जब हुमायूं यहाँ से जो दोहरिया का युद्ध हुआ, यहाँ से जीत के लौट रहा था, तो बीच में ही जगह मिलती है चुनार, ठीक है, कहाँ पे मैप में देख लेते हैं थोड़ी सी, बीच में यहाँ पे जगह मिलेगी एक चुनार, और चुनार में ये जो है इसको, किसको, जो शेरशाह सूरी था इसको घेर लेता है, ठीक है, चुनार का किला घेर लेता है। अब चुनार के घेरे को ये जो है 3 महीने तक घेरे रहता है, लेकिन कोई असफलता नहीं मिलती है, क्योंकि चुनार का किला जो था ना इस तरीके से बना हुआ था कि उसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता था अगर कोई अंदर से ना आए। तो घेरे रहता है, लेकिन फिर 2 साल बाद इनके बीच संधि होती है, और हुमायूं जो रहता है शेरशाह सूरी, वो अपने एक बेटे को थोड़ी एक सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं के साथ दिल्ली दरबार में भेज देता है। चलिए ये बात हो गई, तो यहाँ पर चुनार को बचा लिया, क्योंकि अभी शेरशाह सूरी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो हुमायूं की मुख्य सेना से लड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को वो बचा लेता है। इसी बीच क्या होता है कि 36 में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि क्या हुआ, 36 में यहाँ पर होगा युद्ध किसके बीच, तो ये जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह को, बहादुर शाह को हराने। क्यों जाएगा बहादुर शाह को हराने, देखिए जो मेवाड़ की जो रानी थी, मेवाड़ की रानी थी यहाँ पे कर्ण देवी, है ना, और कर्ण देवी इसको एक संदेश भेजती है कि मुझे जो है ये बहादुर शाह परेशान कर रहा है या फिर जीतने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुझे बचाइए। और जो खत भेजती है उसमें वो राखी भी भेजती है, ठीक है, साथ में, तो राखी भेजती है। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो होली में पार्टिसिपेट करता था, और जो हुमायूं है ये रक्षाबंधन में पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन याद हो गए आपको यहीं से। तो मेवाड़ की रानी जो होती है कर्णवती, वो इसको संदेश भेजती है कि बहादुर शाह से मुझे बचाइए, ठीक है। तो ये बहादुर शाह पे आक्रमण करता है, और कितना, 36 में ये इसको 1536 में इसको हरा के वापस आ जाता है। 1336 में ये इसको परास्त कर देता है, और फिर आता है ये, तो जाता है बंगाल के अभियान पे, 36 में ही निकल जाता है। तो बंगाल के अभियान में जब निकल रहा होता है, तो बीच में फिर से इसको चुनार का किला मिल जाता है, चुनार के किले को फिर ये घेर लेता है। चुनार के किले को जब ये घेरेगा तो 4-5 महीने घेरे रहेगा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये एक संधि करके और चला जाएगा कहाँ पर, बंगाल। बंगाल में इधर कौन बैठे हुए हैं अभी इस समय, गौड़। तो बंगाल में ये गौड़ों को हराएगा, और उसके बाद फिर वापस आ रहा होता है। तो वापस आते हुए चौसा में रोक लेगा इसको, कौन, चौसा में रोक लेगा शेरशाह सूरी,
क्योंकि वो अब तैयार हो चुका था। और ये जून का समय था। जून के समय में क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, और बारिश स्टार्ट हो जाती तो इस उस एरिया में पूरा पानी भर जाता है। पानी कहाँ पे, ये चौसा जो जगह थी वो कहाँ पे थी, देखिए जो जो ये मान लीजिए यूपी है ना। अब इसको मिटा लेते हैं क्योंकि पूरा ये सब बेकार हो रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। जब यहाँ से बंगाल से वापस आ रहा होता है हुमायूं, तो बंगाल से वापस आते समय एक जगह मिलेगी आपको यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, एक कर्मनासा रिवर मिलेगी, है ना। कर्मनासा रिवर के पास में ही है चौसा, और चौसा में ये इसको रोक लेता है, किसको, हुमायूं को। कौन रोक लेता है, तो वो रोक लेता है शेरशाह सूरी, और चौसा में होता है इनका युद्ध, कर्मनासा रिवर के पास में ही, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पूरे में पानी भरा हुआ है और हुमायूं उस क्षेत्र से परिचित नहीं था, लेकिन शेरशाह सूरी का तो रहना वहीं पे था हमेशा, क्योंकि वो जो दक्षिण वाला बिहार है उसी का तो राजा बना हुआ था, ठीक है। तो वो उसको वहां पे हरा देता है और हुमायूं को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो सेना थी पानी की वजह से लड़ नहीं पाती, और यहाँ वहां अस्त व्यस्त हो जाती है। और ये नदी में घोड़ा इसका कूद जाता है, तो नदी में बह जाता है, और नदी में बहते हुए इसको एक जो मछली मछली हारा रहता है वो इसको बचाता है, ठीक है। जो मछलीहारा बचाता है, तो उसको वो ऐसे बचाता है, वो मछलियां ढूंढ रहा होता है, ये आता है तो उसको दिख जाता है, तो लगता है कि यार पोशाक से तो कोई बड़ा आदमी है ना। तो वो इसको निकालता है और पूछता है कि भाई कौन है, तो कहता है हम ही है राजा, हम ही दिल्ली के राजा हैं, लेकिन हमको कूट दिया है अभी कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसको भयंकर कूटा था, है। और फिर ये भागता है, क्योंकि वो गंगा रिवर इसको पार करा देता है, पटना वाली, और पटना से ये निकलता है दिल्ली की ओर, ठीक है। और जो शेरशाह सूरी है इसका पीछा भी करता है, लेकिन फिर वापस लौट आता है और ये चला जाता है दिल्ली, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, दोबारा फिर 40 में 1540 में फिर से आता है ये, और कन्नौज जो जगह थी उसके पास फिर से युद्ध होता है इन दोनों के बीच, और कन्नौज के युद्ध में ये इसको हरा देता है अच्छे से। और कन्नौज के युद्ध को हराने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। इतनी चीज याद आ गई। अब चलिए देख लेते हैं फैक्ट की, फैक्ट क्या क्या है, ठीक है। फैक्ट क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं हम लोग। पेज एक आगे पीछे हो गया है, इस वजह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो पीडीएफ ग्रुप में डलवाई जाएगी उसको मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो होता है यहाँ पर चौसा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध हो गया था, फिर चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। किसके बीच हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की हार हुई, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया था। फिर लास्ट वाला हुआ है 1540 वाला युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी फिर से जीत गया और हुमायूं फिर से हार गया। चलिए हुमायूं जैसे ही हारा, तो दिल्ली और कौन सी, आगरा से, दोनों से हाथ धो बैठा अपने, ठीक है। इतनी चीज याद हो गई, दिल्ली और आगरा से हाथ धो बैठा, तो अब वहां की ओर भागेगा। अब चला गया वो फिर से अपने ओर काबुल की तरह, और काबुल से निकल गया फिर ईरान की तरफ, ठीक है। तो जो हुमायूं का निष्कासित जीवन कहा जाता है जिसको, वो कब से कब तक चलेगा, 1540 से 1555 तक। देखिए 1540 से और 1545 तक ही रहा है कौन, शेरशाह सूरी। लेकिन ये 10 साल तो डर के मारे नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो जिंदा हो तो फिर से मुझे कूट दे, है ना। तो डर के मारे नहीं आया ये, वापस कब आया, 55 में वापस आया, 10 साल तक डरता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या फैक्ट देखने हमें, 55 में भारत में ये पुनः आया, ठीक है। अब जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी को अभी बाद में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, पहले यहाँ पर हुमायूं का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 55 में जैसे ये वापस आएगा तो फिर से संघर्ष स्टार्ट होगा इसका। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध ये दोबारा से करेगा। मच्छीवाड़ा जगह कहाँ पे है, लुधियाना के पास में मिलेगी आपको। 55 में 1555 में ये युद्ध होगा, और मुगल और किसके बीच, पंजाब के बीच होगा, और पंजाब इसमें हार जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से पंजाब पे अधिकार हो गया इसका। फिर 1555 में ये मई में हुआ था, जून में फिर दूसरा युद्ध होगा काका, सरहंद का युद्ध, ये भी पूछा जाता है। तो सरहंद का युद्ध फिर से 1555 में हुआ। सरहंद मतलब आज का चंडीगढ़ वाली जगह, ठीक है। वहां पे युद्ध हुआ फिर से मुगल के बीच और सिकंदर सूर के बीच, ठीक। तो सिकंदर सूर इसमें हार जाएगा, दिल्ली आगरा पर कब्जा फिर से हो जाएगा किसका, हुमायूं का। और 22 जुलाई 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली का बादशाह बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी थी हुमायूं की कहानी। फिर इससे एक और क्या होता है, जैसे ही 55 में ये बनता है, जुलाई में देखो बना, और जनवरी 56 में इसकी मौत हो गई, 6 महीने में बेचारा मर गया। दीन दीन पनाह में, मतलब किताबों वाला एक जगह थी, वहां से उतर रहा था, किताब पढ़ रहा था, ये दीन पनाह एक जगह थी, जो कि आज का पुराना किला है ना, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसी में एक जगह थी दीन पनाह। दीन पनाह से ये सीढ़ियों से उतर रहा था, सीढ़ियों से उतरते हुए लुढ़क गया, और लड़कते हुए इसका सिर में चोट आ गई और ये खत्म हो गया, ठीक है। और फिर इसने अपना जो पहले ही था, जो उत्तराधिकारी था, वो तो पहले जो करना पड़ता था, तो अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ तक आ गया हुमायूं का। देखिए हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ था, काबुल में हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, काबुल में जन्म के बाद उसने क्या किया था, तो सबसे पहले पानीपत के युद्ध में वो आया था अपने पापा के साथ, किसके साथ, पापा बाबर के साथ आया था वो।
और पानीपत के युद्ध में उसने देखा था कि पापा कैसे लड़ते हैं, है ना। और पापा ने किसको हरा दिया था, जो हुमायूं के अब्बा थे बाबर, बाबर ने किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को। ठीक है। उनके जाने के बाद, उन 1530 में मरने के बाद, 1530 में कौन आया, हुमायूं यहाँ पर बैठ गया। ठीक है। और हुमायूं के बैठने के बाद संघर्ष स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसने कालिंजर पे जो है प्रताप रुद्र को हराया। ठीक है। लेकिन असफल रहा, हरा नहीं पाया पूरी तरीके से, लेकिन युद्ध हुआ है। पहला युद्ध पूछ लिया जाता है तो ये कब हुआ था, 31 में हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 32 में कौन सा युद्ध हुआ, देवरिया जो दोहरिया का युद्ध है वो हुआ, उसमें अफगानियों को हराया उसने। ठीक है। और इसी समय लौटते हुए क्या किया, तो चुनार पर कब्जा कर लिया, और चुनार में दो महीने तक घेरा डाले रहा। लेकिन एक टुकड़ी देकर चुनार में समझौता किया किसने, शेरशाह सूरी ने, और अपने एक बेटे को भेज दिया इसके दरबार में सेना लेके। ठीक है। तो ये मामला शांत हुआ। फिर इसने क्या किया, रानी कर्णवती थी जो मेवाड़ की, उसने इसको लेटर भेजा और साथ में राखी भी भेजी कि भैया हमको बहादुर शाह से बचाओ, जो बहादुर शाह है ये गुजरात में बैठा हुआ है, हम पे मतलब ये समझ लिए हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। ठीक है। तो फिर ये करता है 36 में हरा देता है बहादुर शाह को, कब, 1536 में। ठीक। फिर उसके बाद इसका 1537 में ये चला जाता है बंगाल, और बंगाल जाते समय ये फिर से घेर लेता है चुनार को, है ना, चुनार को घेर लेता है। तो फिर उस समय फिर से संधि करता है कौन, शेरशाह सूरी, क्योंकि वो उस समय लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब बंगाल से ये 37 में वापस आ रहा होता है, और 39 में जब वापस आता है, तो 39 में हो जाता है इनके बीच कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है। और चौसा के युद्ध में इसको खूब पटक पटक के धोता है कौन, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी खदेड़ देता है इसको आगरा तक, और ये चला जाता है। फिर इनके बीच 40 में फिर से दूसरा युद्ध होता है, और 40 में होता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है। कन्नौज के युद्ध में क्या होता है, कन्नौज के युद्ध में इसको पूरी तरीके से परास्त कर देता है शेरशाह सूरी, और दिल्ली पर और आगरा तक पे वो अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये चला जाता है काबुल और ईरान वाले क्षेत्र में। लेकिन फिर से ये जो शेरशाह सूरी था उसके मरने के बाद 55 में फिर से वापस आता है, और दो युद्ध फिर से लड़ता है। ये दो युद्ध कौन कौन से लड़ता है, एक तो पंजाब वाले एरिया में, और एक लड़ता है चंडीगढ़ वाले एरिया में, सरहिंद का। ठीक है, ये सब हो गया। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि ये आया था बीच में ही 1540 और 45 में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसने क्या किया। तो शेरशाह सूरी जो था वो सूर्यवंश से था। ठीक है, सूर्यवंश से। और इससे पहले इसको कहा जाता है द्वितीय अफगान साम्राज्य, सूर्यवंश को। ठीक है। इससे पहले आया था लोधी वंश, और लोधी वंश को कहा गया था प्रथम अफगान साम्राज्य, और इसको कहा गया है सूर्यवंश को द्वितीय अफगान साम्राज्य। तो ये बात याद रखना। ठीक है। और बचपन का नाम इसका क्या था, फरीद था। ठीक है। और ये कौन से वाले इलाके में था, जौनपुर वाले इलाके में हुआ था। ठीक है, पैदा हुआ था। और बाहर खां लोहानी जो था, इसने शेर मानने के उपलक्ष्य में इसको शेर खां की उपाधि, तभी से इसको कहने लगे थे फरीद को क्या, शेरशाह सूरी या फिर शेर खां। ठीक, शेरशाह सूरी वहीं से कहने लगे थे। एक बाहर खां लोहानी था, तो इसने शेर खां मारा था, शेर को मारा था, तो शेर खां की उपाधि बाहर खां लोहानी ने इसको दे दी थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखना। पूछ लिया जाता है कि शेर खां की उपाधि इसको किसने दी थी, तो बाहर खां लोहानी। इसमें भी खां लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, तो देख लेना बाहर खां। बस शेर आपको कहाँ पे मिलेगा, घर में तो मिलेगा नहीं, शेर कहाँ पे मिलेगा, बाहर मिलेगा आपको। तो हो गया याद, बाहर खां। शेर कहाँ पे मिलेगा, बाहर। तो शेर बाहर खां ही जो देगा वो शेर खां की उपाधि देगा। हो गया याद। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद ये दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना, और हजरत ए आला की उपाधि के साथ ये बैठा था। ठीक है, ये हो गया था। अब इसका क्षेत्र जो था बहुत बहुत छोटा सा क्षेत्र था, तो इसको लगा कि यार क्षेत्र साम्राज्य तो बढ़ाया जाए कम से कम। तो वहीं पर एक जगह थी चुनार। ठीक है। तो चुनार में जो चुनार का किलेदार था ताज खां, ताज खां की विधवा पत्नी से ये विवाह कर लेता है। पहले प्रेम प्रसंग चलाता है, उसके बाद ये विवाह कर लेता है। विवाह चलाने से क्या होता है कि भैया फिर चुनार पर तो अधिकार, जब शादी हो जाएगी तो चुनार पे अधिकार हो गया इसका। तो चुनार का किला इसको मिल गया, एक बहुत ही मजबूत और एक बड़ा किला मिल गया था चुनार। तो चुनार पर इसका अधिकार हो गया 1530 पर। अब देखिए यहाँ पर चुनार का किला इसको मिला 1530 में, और वहां पर 1530 में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु और हुमायूं की एंट्री। ठीक है। और 1539 में फिर इसने लड़ा है चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं को इसमें दोनों में परास्त कर दिया। और 1545 में क्या हुआ, कालिंजर पर इसने आक्रमण किया। देखिए जब ये क्या हुआ, जब यहाँ पर बैठ जाएगा ये दिल्ली में, ठीक है, थोड़ा नक्शा पे नहीं जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए दिल्ली हो गई, दिल्ली और आगरा वाली जगह जब ये बैठेगा, तो जो भी दिल्ली और आगरा वाली जगह पे बैठा है, चाहे वो मुगल हो चाहे कोई भी हो, तो उनका सीधा सीधा संघर्ष यहाँ पर राजस्थान वाले राजपूतों से चलने लगता था। ठीक है। तो इसका भी संघर्ष चला है, मेवाड़ से भी चला है इसका संघर्ष। तो वो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, कालिंजर जहां पे प्रताप रुद्रदेव हमने देखा था, जिसको किसने, किस पे प्रथम आक्रमण था कालिंजर पे, किसका, हुमायूं का, है ना, उसी पर
राज कर रहा है अभी कीरत सिंह। तो कीरत सिंह से इसकी जो लड़ाई होती है वो होती है, कालिंजर पर आक्रमण करता है ये कीरत सिंह के समय। और जो जीत ही गया होता है, लेकिन क्या होता है कि ये तोप से गोला दागते हैं, गोला वापस आके जो है वहां पर जो बारूद रखा हुआ था, बारूद में पहुंच जाता है, और वो पूरी बारूद में आग लग जाती है। और अचानक से वहीं पर शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था, अपनी तलवार लेकर लड़ाई लड़ रहा था, और ये तोप खाना फटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे शेरशाह सूरी का अंत हो गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। तो अब देखते हैं इसका प्रशासन। अब शेरशाह सूरी का प्रशासन देखते हैं कि इसने और क्या क्या किया था। ठीक है, चलिए प्रशासन को समझ लेते हैं। उसने भूमि नाप के लिए गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया। देखिए गज ए सिकंदरी किसने चलाई थी? सिकंदर लोदी ने। तो एक तरीके से तो ये अपने पूर्वजों का ही है, जो है माप वाला वही चला रहा है। तो गज ए सिकंदरी सिकंदर की थी, जो कि लोदी वंश का था, और जिसको क्या कहा गया था? अफगानों का प्रथम साम्राज्य। और ये अफगानों का दूसरा साम्राज्य सूर्यवंश से, है ना। तो ये है गजे सिकंदरी को भी चलाएगा, और एक और चलाएगा ये सन की डंडी को। ठीक है, तो ये याद हो गया। फिर सिक्के इसने चलाए थे। सिक्के कौन कौन से? चांदी का रुपया, जो आज रुपया चलता है ना, वो सबसे पहले इसी ने दिया था। तो चांदी का रुपया चलाया था इसने, और तांबे का दाम, ठीक है, और सोने की असरफी। ये तीनों याद रखना सिक्कों में। ठीक है, इतने छोटे से टाइम में 5 साल में ये क्या क्या कर गया। देखिए रुपया भी चला गया, दाम भी चला गया, और असरफी भी चला गया। ये याद हो गया। फिर इसने एक रोड बनवाई थी बंगाल से लेकर लाहौर तक। ठीक है, बंगाल से लेकर लाहौर तक एक रोड बनवाई थी, वो थी सड़क ए आजम के नाम से। आज का जो जीटी रोड है ना, जीटी रोड आप लोग सुनते हैं, जीटी रोड यहाँ गाजियाबाद से भी निकलता है। तो ये है ग्रांड ट्रंक रोड। जो जीटी रोड है ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये भी आप लोग याद रखना। मान लीजिए इसमें क्या ये किस तरीके से पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक? तो बंगाल से लाहौर तक। ध्यान रखना पाकिस्तान तक गया था ये, और बंगाल तो देख ही रहे हैं जहाँ पे गौड़ शासक थे। ठीक, और इमारतों में क्या बनवाया इसने? तो दिल्ली का जो पुराना किला है, जो आपने देखा होगा, दिल्ली का पुराना किला इसी ने बनवाया। और सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया, जो कि रोहतास जिले में है। वहां पे आप लोगों को पता ही होगा, रोहतास जिला है, रोहतास जिले में ही है सासाराम। सासाराम जगह है, वहां पे इसका मकबरा स्थित हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, और जो बीपीएससी देने जाएंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा, ये पूछ सकता है। तो इतना तो याद रखना ही है, इसका मकबरा कहाँ पर था? सासाराम में। ठीक है, और पाटलिपुत्र का जो नाम था ना, इसने ही पटना रखा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया। पाटलिपुत्र का नाम सबसे पहले पटना किसने चेंज किया था? वो शेरशाह सूरी ने किया था। और मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत जो हम लोगों ने रचना थी वो पढ़ी हुई थी, मलिक मोहम्मद जायसी, वो शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे। तो एक चीज ये भी याद रखना। ठीक, अब एक थे हसन अली खां। हसन अली खां थे, उन्होंने लिखी थी तवारीख ए दौलत शेरशाही की रचना की थी, जो कि जिसमें क्या लिखा था? शेरशाह के बारे में ही लिखा था। तो इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है ना। अब देखिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने क्या किया, कहाँ से क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो ये इसका वंश पूछा जाए तो सूरवंश। ठीक है, द्वितीय अफगान साम्राज्य, बचपन का नाम क्या था? फरीद। और फिर बहार खां ने, जो शेर जो घूमते हैं बाहर घूमते हैं, तो बहार खां ने शेर खां की उपाधि दी इसको। फिर दक्षिण बिहार में ये वास्तविक शासक बना, जो कि बहुत छोटी सी जगह थी। फिर उसके बाद चुनार का किलेदार था ताज खां, उसकी विधवा पत्नी थी, उसका इससे प्रेम प्रसंग चला, और चुनार पर इसका अधिकार हो गया, शादी कर ली इसने उससे। ठीक है, फिर 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध? तो वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया था। ठीक है, फिर 1540 में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ, और कन्नौज के युद्ध में इसने पूर्णतः हुमायूं को हरा दिया और भगा दिया, भारत छोड़ना पड़ा यहाँ पर हुमायूं को। और 1545 में इसकी कालिंजर पर आक्रमण करते समय इसकी अचानक से, मतलब धोखे से जो गोला था वो फटने से मौत हो गई। ठीक है, और प्रशासन में इसने क्या किया है? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी जो है, जो उसके ही पूर्वजों ने चलाई थी, उसका प्रयोग किया। और सन की डंडी का, सिक्के में चांदी के रुपए, तांबे के दाम, और सोने में असरफी। ठीक है, और बंगाल से लाहौर तक सड़क ए आजम, जिसको जीटी रोड कहते हैं आज। इमारत में क्या करवाया था इसने? तो इमारत में करवाया था दिल्ली का पुराना किला, और सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया था, और पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इसके ही समकालीन थे। और हसन अली खां जो थे, वो तवारीख ए दौलत शेरशाही की रचना की थी, जिसमें शेरशाह के बारे में मिलता है, हम लोगों को जानकारी मिलती है। इतनी चीजें हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में देख ली। तो आज हम लोगों ने किस किस को देख लिया? बाबर को देख लिया, हुमायूं को देख लिया, और शेरशाह सूरी को देख लिया। अब कल कोशिश करेंगे कि जो आगे के बचे हुए हैं उनको पूरा करके और इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।